हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और हम चर्चा करने जा रहे हैं आज की क्लास में राज्यों का पुनर्गठन। पिछली क्लास में अपने संविधान का जो भाग 1 पढ़ा था उसमें अपने संवैधानिक प्रावधान पढ़े थे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अब उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब आज की क्लास में अपन देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन थोड़ा सा देश की स्वतंत्रता से लेकर वहाँ से अपन शुरू करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो भारत था, एक था ब्रिटिश भारत जिस पर गवर्नर का शासन हुआ करता था, और दूसरा जो भारत था वो शाही शासन करने वाला यानी रियासती भारत था। यानी जो भारत था वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से 2 भागों में विभाजित है। एक पर प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर का शासन और दूसरा शाही शासन था। तो उसको अपन देखते हैं। जो भारत था स्वतंत्रता के समय, जो भारत था वो एक तो था ब्रिटिश भारत, और दूसरा था वो रियासती भारत। देखते हैं अपन राज्यों के पुनर्गठन पर आएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड को यहाँ देखते हैं। एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत पर जो वहाँ जो शासन था वो था गवर्नर का, सीधी सी बात है। और यहाँ जो शासन था वो शासन था शाही शासन, यानी राजा महाराजाओं का शासन। यानी ये 2 टाइप का भारत था। अब जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये कहा गया था कि भारत है वो अब स्वतंत्र है, और भारत की जो देशी रियासतें हैं वो देशी रियासतें चाहे तो भारत में रह सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती है, या फिर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकती है। तो स्वतंत्रता के समय भारत ये 2 टाइप का था। अब ब्रिटिश भारत ये संघ है। अब इनको ये तय करना था कि भारत में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, या फिर स्वतंत्र रहना है। तो उस समय में भारत की भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जो रियासतें आ रही थी उनमें 3 रियासतों को छोड़ करके बाकी सब रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई थी, और उन 3 रियासतों को भी बाद में शामिल कर दिया गया था। तो ये जो 3 रियासतें थी, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन 3 रियासतों को छोड़ करके भारत में भौगोलिक क्षेत्र वाली जो थी सब शामिल हो गई। ये जो रियासतें थी शुरुआत में इन्होंने मना किया, लेकिन इनको इनके प्रकरण भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत थी, इस जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ये जो जूनागढ़ रियासत थी वहाँ जनता के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया, इसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। और जो हैदराबाद रियासत थी इसको पुलिस बल के द्वारा यानी पुलिस कार्यवाही के द्वारा, इनकी विलय की क्या कहानी है वो अलग से टॉपिक है। अपन को यहाँ राज्य पुनर्गठन पर आना है तो यहाँ संक्षेप में देखते हैं। इनको छोड़कर बाकी सब शामिल हुई, फिर ये वापस कैसे शामिल हुई, तो ये विलय पत्र के द्वारा, ये जनमत संग्रह के द्वारा और ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो ये इस प्रकार से सब रियासतें भारत में शामिल हो जाती है। अब ये जो रियासतों का जो भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो ये अस्थायी प्रावधान थे। इन तात्कालिक परिस्थितियाँ ये थी कि मुख्य बात ये थी कि किसी न किसी प्रकार से इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। बाकी वाली जो समस्या है उसको बाद में समाधान करते जाएंगे। तो रियासतों का जो विलय तो हो गया, लेकिन ये जो विलय था अस्थायी प्रकृति का था। यानी इन रियासतों का वापस इनको किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए, तो थोड़े समय के बाद में जो संविधान था 1950 की कंडीशन यदि अपन बात करें 1950 में, तो 1950 में ये जो सब रियासतें शामिल की गई थी, तो उन सबको 4 भागों में बांटा गया था। क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग के श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के राज्य। क श्रेणी के जो राज्य थे उस क श्रेणी के राज्यों में 9 थे, ख श्रेणी के राज्य 9 थे, ग के थे 10 और घ के 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इस प्रकार से मूल संविधान में ये वर्गीकरण कर दिया गया था राज्यों का वर्गीकरण 1950 में। राज्य 1950 में राज्य कितने टाइप के जो संविधान था उसमें 4 प्रकार से, क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी। क श्रेणी में राज्य थे 9, ख श्रेणी में थे 9, ग श्रेणी में जो राज्य थे वो 10 और घ श्रेणी में थे राज्य 1। ये क श्रेणी के राज्य जो ब्रिटिश क्षेत्र थे वो, ख श्रेणी के राज्य जो शाही शासन था वो, ग श्रेणी के जो राज्य थे वो
चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। और वो राज्य कौन कौन से, इसको अपन एक एक करके देखते हैं। आप स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हो, क श्रेणी के जो राज्य थे, उस क श्रेणी के राज्य में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये है क श्रेणी के राज्य। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ख श्रेणी के राज्य जो 9 थे, उसमें हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये ख श्रेणी के राज्य 1950 में। ग श्रेणी के जो राज्य है वो 10 है, वो इस प्रकार से हैं: अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये ग श्रेणी के 10 राज्य हैं। और घ श्रेणी में एक राज्य था, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से ये राज्यों का जो वर्गीकरण था वो आपने देखा। अब ये जो वर्गीकरण था, इसके बाद में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन या पुनर्गठन की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो उसको देखते हैं। ये जो वर्गीकरण हो गया 4 टाइप के, 1950 में संविधान में 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण था। अब धीरे धीरे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। ठीक है, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। तो इस पर सरकार ने संविधान सभा ने तो जून 1948 में एक आयोग बनाया गया था, एस के धर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग। इस आयोग ने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। एक भाषा को आधार मान करके राज्यों का पुनर्गठन, यानी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। किसने? धर आयोग ने। फिर दिसंबर 1948 में कांग्रेस कार्य समिति ने एक और कमेटी बनाई, उसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में 3 जने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी समिति दिसंबर 1948, और ये जेवीपी समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने रिपोर्ट सौंपी, और इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो जब धर आयोग ने और जेवीपी समिति, इस दोनों ने जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो जो राज्यों का गठन भाषा के आधार पर की जो मांग हो रही थी वो और तीव्र होती गई। और मद्रास जो राज्य था तात्कालिक, मद्रास में तेलुगु भाषी ने अपनी भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग के लिए आंदोलन किया। और एक कांग्रेसी नेता थे पोटी श्री रामालू 56 दिन के आमरण अनशन किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनका निधन हो जाता है। तो आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो जाता है, और सरकार को विवश होकर के 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए नए राज्य का गठन करना पड़ता है। आंध्र प्रदेश राज्य गठन कर दिया। और ये प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंध्र प्रदेश है, इससे प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर गठित भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953, और तेलुगु भाषी के आधार पर मद्रास से बना। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य।
अब जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया तो देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक आयोग बनाया। दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1953 22 दिसंबर 1953 सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके और सदस्य थे। ये अध्यक्ष थे इसके फजल अली और इसके जो सदस्य थे के.एम. पणिकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजर। ये आयोग, इस आयोग ने दिसंबर 1955 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने जो पहले मांग हो रही थी कि एक राज्य एक भाषा, तो एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने ये कहा कि भाषा के आधार पर तो राज्य का गठन हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा ये आधार नहीं है, उसके साथ साथ में भौगोलिक कंडीशन, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, वित्तीय परिस्थितियाँ, इन सब को आधार मान करके राज्य का गठन होना चाहिए, न कि एक राज्य और एक भाषा। तो ये जो इस आयोग ने जो भी रिपोर्ट दी, एक राज्य एक भाषा एक राज्य, इसको अस्वीकार कर लिया, इस मांग को अस्वीकार किया और कहा कि भाषाई आधार पर तो राज्य का गठन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा को आधार नहीं मान सकते हैं, उसके साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियाँ, वित्तीय परिस्थितियाँ, प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी देखना पड़ेगा। तो इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस आयोग ने एक और बात बताई, उसने ये कहा कि ये जो एक भाषा एक राज्य ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो वर्तमान में जो राज्यों का जो वर्गीकरण है, राज्यों का जो वर्गीकरण, उस वर्गीकरण को समाप्त करें, वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और इस राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके 16 राज्य और 3 यूटीज बना दी जाए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए। अब इसके आधार पर यह अमेंडमेंट किया और सरकार ने इस संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी इसमें ये देखना है कि यहाँ 16 और 3 है और यहाँ 14 और 6। इसमें आप ये देखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी के राज्यों को समाप्त करें और उसकी जगह 16 राज्य और 3 यूटीज बना दी जाए। ये तो इसने रिपोर्ट की। अब सरकार ने क्या किया, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 7वां अमेंडमेंट लेकर आया और इस अमेंडमेंट में राज्यों का जो वर्गीकरण था उसको समाप्त कर दिया और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं उसको आप स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये तो थे 14 राज्य और जो 6 यूटीज थी उसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह, ये सब एक ही है, मणिपुर और त्रिपुरा। ये कहने का मतलब 1956 में 14 राज्य और
6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उसको आपने अभी स्क्रीन पर देखा। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अपन देखते हैं इनके बाद में क्या हुआ। ये तो हो गया संवैधानिक प्रावधानों से लेकर के 1956 तक की कंडीशन। अब अपन एक एक करके थोड़ा संक्षेप में 2-4 बातें जो रह गई है उसमें अपन ये देखते हैं। तो ये 15 नंबर राज्य है गुजरात, 1960 मुंबई को विभाजित करके मराठी भाषियों के लिए और हिंदी गुजराती भाषियों के लिए अलग। तो ये 15वां हो गया 1960। 16वां राज्य की अवधि बात करें नागालैंड 1963, ये देखना है। 17वें राज्य की यदि बात करें हरियाणा, पंजाब से बना था 1966, ये तथ्यात्मक बातें याद करनी पड़ेगी। फिर 18वां हिमाचल प्रदेश 1971। 19वां नंबर है मणिपुर। 20वां है त्रिपुरा और 21वां है मेघालय। ये सब बने थे 1972। फिर अपन बात करते हैं 22वें राज्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिक्किम 1975। ये जो सिक्किम राज्य था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इस सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 ये सिक्किम बना था स्वराज्य। और 36वां जो अमेंडमेंट था 36वां अमेंडमेंट 1975, इसके बाद में इसको भारत का पूर्ण राज्य बना दिया, पूर्ण राज्य। तो ये ध्यान रखना, सिक्किम विशेष तौर से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22वां राज्य 1975 और 2 अमेंडमेंट देखने, 35वां अमेंडमेंट 1974 सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया और 36वां अमेंडमेंट 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब अपन आगे देखते हैं 23, 24 और 25। 23 मिजोरम, 24 अरुणाचल प्रदेश और 25 गोवा। ये जब हुए हैं 1987, तो ये आप देख सकते हो। और उसके बाद अपन देखते हैं 26, 27 और 28, ये भी तीनों एक साथ बने हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये बने हैं दोनों ही तीनों ही 1 नवंबर 2000, ये 9 नवंबर 2000 और ये 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर, ये 3 राज्य हो गए। ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, ये उत्तर प्रदेश में से बना उत्तराखंड और ये झारखंड बना था बिहार में से। अब बात करते हैं 29वें राज्य की, और 29वां राज्य था वो तेलंगाना। ये तेलंगाना 2 जून 2014 को बना और किस में से बना? आंध्र प्रदेश में से। तो ये तेलंगाना 29 राज्य बन गया। तो ये तो हो गया राज्यों की बात। अब उसके बाद में अपन देखते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा जो क्षेत्र थे उसका तो अपन ने मैनेजमेंट कर लिया। अब भारत में पुर्तगालियों का भी पहले शासन था, फ्रांसीसी का भी था। तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अभी भी पुर्तगाली और फ्रांसीसी भारत से नहीं गए थे। तो ये जो दादरा व नगर हवेली और गोवा, दमन व दीव, ये जो क्षेत्र थे ये पुर्तगालियों का दिन थे। तो 1954 में इसको
पुर्तगालियों से ले लिया गया था और 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से ले लिया गया था। तो ये जो पुर्तगाली थे इनको हटाया गया और ये जो 10वां संशोधन था, 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया पुर्तगालियों से लेकर। अब ये गोवा, दमन और दीव थे, ये 12वां संशोधन 1962 के द्वारा इसको यूटीज बना दिया गया। गोवा से 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको लिया गया था। और एक क्षेत्र, अब बात ये तो हो गया किनकी, पुर्तगालियों के बाद। अब पुर्तगालियों के बाद में यदि बात करें फ्रांसीसी, तो ये जो फ्रांसीसी थे, पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल, ये जो क्षेत्र थे, इन सब क्षेत्रों पर फ्रांसीसी थे। इन सब क्षेत्रों को मिलाकर के एक यूटीज बना दिया गया और उसका नाम दे दिया पांडिचेरी। और इस पांडिचेरी को फ्रांसीसी समझौते के द्वारा लिया गया और इनको 14वां अमेंडमेंट संशोधन 1962 के द्वारा यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो ये बात हो गई। अब यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कितने हैं, वर्तमान को मद्देनजर यदि देख लें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, ये ध्यान रखना है। अब 28 राज्य, ये जो तारीख थी, ये 28 राज्य 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी, और केंद्र शासित जो प्रदेश 8 है ये 26 जनवरी 2020। जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटीज में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और दूसरी यूटीज लद्दाख। तो फिर जो राज्य थे वो 29 से घटकर हो गए 28। और जो पहले केंद्र शासित प्रदेश, इन तारीखों से पहले कंडीशन, तो केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे तो वो हो गए 9। तो ये बात हो गई। और ये जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र वो प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य और फिर यूटीज हो गई 9। अब ये 9 यूटीज 26 जनवरी 2020 तक रही। क्यों? क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2 यूटीज को मिला करके एक बना दिया गया। तो फिर वापस 9 से क्या हो गया, 8 हो गई। तो वर्तमान में ये चीज़ है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है वो प्रभावी हो जाएंगे 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुए। तो वर्तमान की कंडीशन ये है। तो अपने चर्चा की राज्यों के पुनर्गठन और वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।